वेरी गुड इवनिंग। और दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें और बहुत सारी इकोनॉमिक्स के बारे में, सीयूटी के बारे में और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये अपनी पहली क्लास है इकोनॉमिक्स की। और जैसे कि मैं हर क्लास में करता हूँ, स्टार्टिंग सीयूटी पीजी से करूँगा। हल्की सी उसके बारे में डिस्कशन, आपके डाउट्स, अगर आप कुछ बताना चाहें, अगर आप कुछ पूछना चाहें। उसके बाद इस क्लास को हम वापस इकोनॉमिक्स पे ले आएँगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आप कुछ पूछना चाहेंगे, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे आपसे एक छोटी-सी डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये जो क्लास है इकोनॉमिक्स की, ये शुरू होने वाली थी आई थिंक 11th ऑफ जनवरी, लेकिन ये शुरू हो रही है आज मेरे ख्याल से 18 या 17 जनवरी है। आज है 17th ऑफ जैन। अब ये गैप क्यों आया या फिर और भी जो क्लासेस हैं जो बीच में नहीं हो पाई, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि द मोमेंट मेरी लास्ट क्लास हुई, जो भी आपके साथ लास्ट क्लास थी, जैसे कंप्यूटर बेसिक्स की या किसी और की जो भी क्लास थी, उसी अगले दिन, उसी क्लास के अगले दिन जस्ट मैं घर जा रहा था और घर जाते-जाते जिस ट्रेन में मैं बैठा, उसी ट्रेन में से मेरा सब कुछ गॉट स्टोलन। और उसमें से जो कुछ भी था, मेरा लैपटॉप, मेरे नोट्स, मेरे मोबाइल, मेरे राइटिंग पैड, मेरा जो कुछ भी मैं यूज़ करता हूँ इन टीचिंग या फिर लर्निंग एज पे, वो हर चीज़ जो थी वो चली गई। जिस रीज़न के कारण ये बीच में जो गैप आया, जो आप क्लास नहीं ले पाया या फिर जो एकदम से बीच में गैप आ गया था, वो इसी रीज़न के कारण आया था। बहुत सारे बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया, "अभी सर क्लास हो नहीं रही, तो क्या प्रॉब्लम है?" तो प्रॉब्लम यही थी। क्योंकि द मोमेंट मैं बैठा 2 मिनट में ट्रेन में, जस्ट जस्ट 2 मिनट ही बैठा, उसी 2 मिनट में ये सब कुछ हो गया और उस बैग में मेरा सब कुछ था। मतलब क्योंकि मैं घर जा रहा था, तो घर में ये था कि घर जाके क्लास लूँगा, पढ़ाऊँगा, सब चीज़ें करूँगा, लेकिन काम करूँगा। लेकिन घर ले जाने के लिए बैग जो था, वो बैग में सब कुछ था। लैपटॉप मेरा नया ही था, मोबाइल्स थे, मेरे नोट्स थे, क्योंकि आपको पढ़ाने से पहले मैं खुद भी पढ़ता हूँ। और खुद भी बहुत सारी तैयारी और खुद के नोट्स बनाए होते हैं मैंने भी। जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, वैसे मैं भी नोट्स बनाता हूँ या फिर बनाए हुए हैं, मतलब पहले से। तो नोट्स से मैं आपको पढ़ाता हूँ और सब चीज़ें करता हूँ। तो वो सब जो चीज़ें थी, लर्निंग एज का फ़ोन, लर्निंग एज का हर चीज़, वो सब चीज़ें गई। तो उसके बाद जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस थी, एक्शंस थे, वो मैंने लिए और थोड़ी-सी चेंजेज़ हैं, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आज से लर्निंग एज का नंबर जो है वो चेंज हो चुका है। जो नया लर्निंग एज का नंबर है, उसको आप अपने मोबाइल्स में सेव कर लेना। 7827013135। दिस इज द लेटेस्ट एंड अपडेटेड नंबर ऑफ लर्निंग एज। तो अब से आपने अगर मुझे कोई भी मैसेज करना है, कुछ भी करना है, इस नंबर पर करना है जो आपकी स्क्रीन पर देख रहा है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 7827013135। जो पुराना नंबर था वो अब एक्टिव नहीं है, तो वहां पर ना तो आप मुझे मैसेज कीजिए, अगर कर दिया तो यहाँ पर दोबारा से कर दीजिए। और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, इस नंबर पर आप दोबारा से इसे सेव कर कर व्हाट्सएप पर मुझे जस्ट एक हाय भेज देना। जो भी बच्चे एनरोल्ड हैं या बच्चे एनरोल होना चाहते हैं या कोई डाउट है या कुछ भी कुछ पूछना चाहते हैं, वो इसी नंबर पर पूछें प्लीज। ठीक है, क्योंकि अब यही नंबर इसी नंबर पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं और यही एक ऑफिशियल लर्निंग एज का नंबर है। तो नंबर चेंज कर दिया गया है। वैसे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। शो मतलब क्या, यंशी शो मतलब क्या नहीं शो हो रहा, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे मुझे रीच आउट करना चाहते हैं या मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या डाउट पूछना चाहते हैं या कुछ भी इन फ्यूचर भी अगर कोई पूछना चाहते हैं, तो यही ऑफिशियल लर्निंग एज का नंबर रहेगा, जो कि बदल चुका है। पुराना जो नंबर था वो एक्टिव नहीं है, वो बंद है, टोटली बंद है। तो वहां पर प्लीज मुझे मैसेज मत करने का कोई फायदा नहीं, इसी नंबर पर। कौन सी स्क्रीन पर यंशी? अ, किस स्क्रीन की बात कर रहे हैं आप? आपकी जो अपनी स्क्रीन है? जस्ट टू मेक कंफर्म, क्या मैं विजिबल हूँ? मेरी मतलब जो स्क्रीन आप ओपन बोर्ड पर देख रहे हैं, वो विजिबल है सब बच्चों को? जो स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, क्या वो विजिबल है? अच्छा,
फ्रेंडशिप प्लीज आप एक बारी चेक कर लीजिए, क्योंकि बाकी सब बच्चों को शो हो रहा है, सिर्फ आप ही को शो नहीं हो रहा, बाकी सबको शो हो रहा है। तो एक आप ऐसा कर लीजिए, एप्लीकेशन को बंद करके, सब चीजें बंद करके दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, तो उससे क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी सब ओके है ना, मतलब ऑडियो या वीडियो बाकी सब दिख रहा है? स्क्रीन पर जो मैंने नंबर लिखा वो दिख रहा है आपका? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर जो आप नंबर देख पा रहे हैं 7827013135, ये इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए, मैंने बोल भी दिया 2-3 बार, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार जस्ट मुझे कंफर्म कर दीजिए कि सब चीजें ओके हैं, विजिबल है स्क्रीन पर जो मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके। सो बस मैं आपको यही बता रहा था, ये सब चीजें मैंने इसलिए भी बताई, एक तो ये बताने के लिए कि क्लासेस क्यों नहीं हो पाई, दूसरा इसलिए भी बता रहा हूँ कि लाइफ ऐसे ही काम करती है, यू जस्ट हैव टू मूव ऑन, और आपको आगे बढ़ते रहना है किसी भी हालत में, किसी भी पोजीशन में। तो ये लैपटॉप, जिस लैपटॉप से आज मैं क्लास ले रहा हूँ, ये सब चीजें अरेंज करने में मुझे 3-4 दिन लग गए, और बहुत मुश्किल से ये लैपटॉप बाकी सारा का सारा सेटअप करते मुझे 5-6 दिन लग गए हैं, जितना भी बीच में गैप आया, इसीलिए ये क्लास बीच में नहीं हो पाई। बस आपके लिए एज अ स्टूडेंट, आपको बस मैं यही चीज समझाना चाहता हूँ कि मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट डोंट स्टॉप। बस आगे आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी ऐसी चलती है, आप एक ही चीज पर कभी भी टिके नहीं रह सकते, और दीज आर द चैलेंजेस जो आपको या तो और मोटिवेट कर सकते हैं, अगर आप अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर रख रहे हैं, या फिर आप पूरी तरह गिर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, या तो आप मोटिवेट हो जाइए पूरी अच्छी तरह की अब मुझे और ज्यादा काम करना है, या फिर आप पूरी तरह गिर जाइए कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। मुझे आपको ये चीज बतानी थी, तो मैंने अपनी क्लास में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे या समझ चुके होंगे मेरी प्रॉब्लम को। अभी पूरा का पूरा सेटअप अभी भी पूरा मैं नहीं कर पाया, कुछ चीजें मिसिंग है अभी भी, जो मैं पहले यूज करता था, जिसमें से एक मेरी जो स्क्रीन थी, डिवाइस था जिसपे मैं आप सबके कमेंट्स देखता था, वो अभी भी मिसिंग है, वो अभी भी इस क्लास में मेरे पास नहीं है। तो हो सकता है बीच बीच में मैं आपका उतना लाइवली कमेंट ना देख पाऊं उसी मोमेंट पे, लेकिन हाँ, वो धीरे धीरे मैं सारा सेटअप कर लूंगा। वापस आते हैं क्लास के ऊपर। इन नंबर को मैं रब कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ये फर्स्ट क्लास है इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि हम एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम है सीयूईटी पीजी। ठीक है, हर हर जब भी कोई नया सब्जेक्ट शुरू होता है, मैं सीयूटी पीजी के बारे में डिस्कस जरूर करता हूँ, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको बार बार याद दिलाना इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, कि मोटिव क्या। मोटिव अपना ये है कि सीयूटी पीजी में अच्छा रैंक लेके आना है, ताकि हम डीयू एलएलबी जैसे यूनिवर्सिटीज में, डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। किस लिए एडमिशन लेना चाहते हैं? एलएलबी करने के लिए। एलएलबी कौन सी? 3 ईयर एलएलबी करना चाहते हैं। होती तो 5 ईयर एलएलबी भी है इंटीग्रेटेड कोर्स में, लेकिन हम 3 ईयर के लिए करना चाहते हैं। सीयूटी पीजी हम जानते हैं 2025 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, आप सब में से बहुत सारे बच्चों ने ऐसा है जिन्होंने भर भी दिया होगा। और एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई भी बच्चा जो इस क्लास को देख रहा है या बैच में एनरोल्ड है अपने, अगर वो वॉलंटियर करना चाहता है, अपना फॉर्म मतलब हमारे थ्रू चेक करवाना चाहता है, या हम चाहता है कि हम उसे हैंडल करें, भी हम उसे देखें, तो वो वॉलंटियर कर सकता है। वो इसी नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर पर, अपना आईडी पासवर्ड भेज सकता है। अगर वो खुद से वॉलंटियर करना चाहता है तो मैं एक ओपन इनविटेशन दे रहा हूँ, जो बच्चा करना चाहता है वो कर सकता है। फिर उसका फॉर्म हमारे द्वारा ही हैंडल किया जाएगा, मतलब ऑफ कोर्स आपका पूरा कंट्रोल होगा उसके ऊपर, लेकिन हमारे द्वारा भी उसे ओपन कर लिया जा सकता है। मैं आपको पहले ही मेक श्योर कर दूं। सो अगर कोई बच्चा ऐसा कुछ भी वॉलंटियर करना चाहता है वो कर सकता है, आपकी अपनी मर्जी है। बाद में मुझे व्हाट्सएप पर अपना भेज सकता है अगर वो चाहे तो। सीयूटी पीजी जानते हैं 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 300 नंबर का पेपर है। उसमें से कितने सेफ स्कोर रहते हैं, ये मैंने कल कल शाम को वीडियो यूट्यूब पर निकाल दी थी, और वो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको जानना है कि सेफ स्कोर क्या रहेंगे। वैसे आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, और हम क्लास में भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है भाई, 200 प्लस जैसे मर्जी हमने नंबर लेके आने हैं डीयू में एडमिशन लेने के लिए। 200 से ऊपर नंबर मेरा किसी भी हालत में आना चाहिए सीयूटी पीजी में। और क्योंकि हम 200 से ऊपर टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए हम एक पोर्शन है अपना जीएस जनरल स्टडीज, जिसमें से एक पोर्शन है इकोनॉमिक्स का। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स की क्लास आज शुरू कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट क्लास, दिस इज अ डेमो क्लास। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये शायद डेमो क्लास देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये क्लास नया है। शायद मैं भी नया हो सकता हूँ, क्लासेस भी नया है, ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म नया हो सकता है, लेकिन मोटिवेशन, जज्बात, एक्साइटमेंट, तैयारी, स्टडी, नॉलेज,
एजुकेशन सब वही है, सब हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, मोटिवेशन भी हाई है और उसी हाई मोटिवेशन से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए बड़ा-बड़ा, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। देखिए बहुत सारे अभी हिस्ट्री हमने कर लिया है, कंप्यूटर बैच 1 में हो गया, बैच 2 में चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें और भी करेंगे, आप जानते ही हैं। तो आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चों को मैं पहले भी बता देता हूँ, पहली क्लासेस में भी बताया था, अब भी बता देता हूँ। व्हाट आई रियली एक्सपेक्ट यू टू डू इज़ कि आप हर चीज़ नोट करते रहें, चाहे मैं लिखूँ ना लिखूँ, चाहे बोल लूँ ही, नोट आपकी कॉपी में हर चीज़ होनी चाहिए। नोट्स में कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए, नोट्स हर चीज़ करनी है। जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, जो इधर-उधर कर रहा हूँ, इधर-उधर की बातें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट लगता है, वो आपको नोट करना है क्योंकि एक्चुअली में इवेंचुअली जो डिफरेंस बनाएगा आपके नंबर में और रैंक में, वो यही चीज़ है। सो अच्छे से नोट करते रहना जो भी मैं लिखवाऊँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी पूछ सकते हैं। लगे कि यार ये चीज़ समझ नहीं आई, दोबारा से सर समझा दीजिए, मैं एक ही चीज़ को 10 बारी भी समझा सकता हूँ एंड आई लिटरली मीन इट कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, मैं उसको और ईज़ी सिम्प्लीफाई कर दूँगा। तब भी समझ नहीं आ रहा, कोई शाय वाली बात नहीं है, मैं उसे और सिम्प्लीफाई कर दूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आप जितनी बार भी समझना चाहेंगे, मैं समझा दूँगा। मुझे टाइम का ऐसा नहीं है कि टाइम इतना ही है, मुझे 1 ही घंटा क्लास लेनी है, मैं उसे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बार आप सिम्प्लीफाई करने के लिए कहेंगे, मैं उस चीज़ को उतनी बार सिम्प्लीफाई कर दूँगा। तो चलिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इकोनॉमिक्स पे वापस आते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र। शायद आपने कहीं न कहीं सुना होगा, चाणक्य की बात होगी, तो अर्थशास्त्र की बात ज़रूर होती है, इकोनॉमिक्स की बात होती है। इकोनॉमिक्स का अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ, तो इससे पहले जो वर्ड है, सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि हाँ जी, इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से? देखिए, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, मैं अपना पेन को डार्क ही रखूँगा ताकि हर स्टूडेंट को समझ लग जाए। देखिए, ये एक लाइट पेन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे बता देना। ये डार्क पेन है, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। तो आपको जो भी सही लगता है मुझे बता दीजिए, डार्क ओके है या लाइट ओके है, जो भी आप कहेंगे मैं वो कर लूँगा। इकोनॉमिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। हम जानते हैं ऑलमोस्ट हर चीज़ ग्रीक से ही डिराइव्ड है, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। ये भी, ये जो वर्ड है, ये भी एक ग्रीक वर्ड से ही डिराइव्ड है और वो जो ग्रीक वर्ड है, वो लिख लीजिए अपनी कॉपी पर OIKONOMOS, इकोनॉमस, या फिर इसको ये भी लिखा जाता है OIKONOMIA। ठीक है जी? इसी वर्ड से डिराइव्ड है इकोनॉमिक्स वर्ड। अब ये जो ग्रीक वर्ड है, इसका क्या मतलब है, लिख लीजिए। इसका मतलब है हाउस होल्ड, मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मतलब क्या? मतलब ये कि कैसे हम घर को मैनेज कर रहे हैं, घर की चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, पैसे को मैनेज कर रहे हैं, रिसोर्सेज़ को मैनेज कर रहे हैं, उन सब की मैनेजमेंट को कहा जाता है ओइकोनॉमस, जो कि ग्रीक वर्ड है, जहाँ से इकोनॉमिक्स वर्ड डिराइव्ड है। ठीक है? अब देखिए, जो इकोनॉमिक्स है, बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इकोनॉमिक्स शायद पहले पढ़ा होगा, कईयों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करता हूँ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना हो तो। कोई भी सब्जेक्ट जो मैंने आज तक पढ़ाया है आपको, हिस्ट्री जैसा या कोई भी और, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करता हूँ। ये सब्जेक्ट भी बिल्कुल ज़ीरो से होगा। अगर आपको इकोनॉमी का इको भी नहीं पता, मैं तब भी आपको ज़ीरो से वहाँ से समझा दूँगा, तो चिंता मत करना। हमने एक चीज़ समझी कि ग्रीक वर्ड से ये आ रहा है, जिसका मतलब ये है मैनेजमेंट। तो मतलब इकोनॉमिक्स भी कुछ ना कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड होगी। तो ठीक है, समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मैनेजमेंट किस चीज़ की? समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, छोटी सी एग्ज़ाम्पल लूँगा, हर चीज़ एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्ज़ाम्पल क्या है? एक फैमिली है, परिवार, समझते हैं आप? फैमिली है। फैमिली का एक ही सपना है, घर बनाना। कैसे ना कैसे हम घर बना लें अपना। और उन्होंने घर बना हुआ नहीं खरीदा, फ्लैट नहीं खरीदा, उन्होंने प्लॉट खरीदा। अब प्लॉट परचेज़ किया, उसके ऊपर घर बनाना पड़ेगा। अब घर बनाना है, तो उनको कुछ सामान लाना भी पड़ेगा घर बनाने के लिए। अब क्या-क्या लाना पड़ेगा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए कि क्या-क्या उसको घर बनाने के लिए चीज़ें चाहिए।
कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे ब्रिक्स चाहिए, ईंटें, हिंदी में आप और भी से कुछ जो भी कहना चाहें आप वो कह सकते हैं, ठीक है? ईंटें चाहिए। अच्छा, अब सीमेंट भी चाहिए। सीमेंट के बिना कैसे चल जाएगा काम? वो जोड़ोगे कैसे ईंटों को? अच्छा, अब लेबर भी चाहिए। भाई लेबर तो चाहिए ना। सबसे पहले तो पैसा भी चाहिए ना भाई। कैपिटल, मनी, पैसा तो चाहिए। अच्छा चलो मान लीजिए वायर्स भी चाहिए। चलो वो भी छोड़िए, मिट्टी भी चाहिए। मिट्टी के अलावा आप भी कुछ 5-6 चीजें बता सकते हैं कि सर ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हम घर बनाना चाहते हैं तो ऐसा करना है, वैसा करना है। तो आप ऐसी 5-6 चीजें बता सकते हैं। अच्छा, क्या इन सब चीजों को कलेक्टिवली मैं एक वर्ड दे सकता हूँ? इन सब चीजों को एक कलेक्टिवली वर्ड दे सकता हूँ? वर्ड क्या दूं? रिसोर्सेज दे देता हूँ कि ये मेरे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज क्या? घर बनाने के लिए क्या रिसोर्सेज हो गए? ईंटें होंगी, सीमेंट होगी, लेबर होगा, पैसा होगा, वायर होगा, पानी होगा, जमीन होगी, मिट्टी होगी, और एक्स वाई जेड चीजें 100 निकल आती हैं। प्लम्बर का सामान हो जाएगा, इलेक्ट्रिशियन का सामान हो जाएगा, ऐसे और 5-6 चीजें। तो इनको सबको मैंने कलेक्टिवली नाम दे दिया रिसोर्सेज। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इकोनॉमिक्स? इन्हीं रिसोर्सेज का बेस्ट मैनेजमेंट इन अ बेस्ट वे पॉसिबल, इनको कैसे मैं मैनेज करूं ताकि एक बेस्ट आउटकम आए, दैट इज इकोनॉमिक्स। मतलब बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज इकोनॉमिक्स। कि इन्हीं रिसोर्सेज को मैं बेस्ट वे में कैसे यूज कर सकता हूं, इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यही इकोनॉमिक्स की स्टडी है। अब ये तो बहुत छोटे लेवल की एग्जांपल दे दी मैंने, आपको घर की एग्जांपल दे दी। यही अगर कंट्री लेवल पर सोच लिया जाए कि कंट्री अपने रिसोर्सेज को, वैसे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे डेप्थ में जाके कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे यूज किया जा सकता है। लेकिन एक कंट्री अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे में अगर यूज करे तो उसी को हम इकोनॉमिक्स कह देंगे कि उस कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज किया है। अब एग्जांपल दे रहा हूं, यही सेम रिसोर्सेज हैं। एक बंदे ने वही सेम घर 10 लाख में बना दिया, एक ने 15 लाख में बनाया। तो किसने बेस्ट मैनेजमेंट की? सीधी सी बात है, 10 लाख वाले बंदे ने। सेम घर बनाया है, सेम चीजें यूज की हैं, सेम सेम सब कुछ किया है, लेकिन ये 10 लाख वाले बंदे ने वही सेम घर 10 लाख में बना दिया, इसने 15 लाख में बनाया। तो मतलब इसने, ये 10 लाख वाले बंदे ने मैनेजमेंट, बेस्ट मैनेजमेंट की, किसकी? रिसोर्सेस की। तो इन्हीं रिसोर्सेज को बेस्ट यूज कैसे करें इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ठीक है? अब देखिए, हर सब्जेक्ट के एक फादर होते हैं, पिता, पिताजी होते हैं। दादाजी तो होते नहीं, पिताजी जरूर होते हैं। तो इकोनॉमिक्स के भी पिताजी होते हैं। लिख लीजिए इकोनॉमिक्स के पिताजी कौन है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स के पिताजी जो है, लिखिए एडम स्मिथ। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत इजी पूछना होगा तो सीधा पूछ लेंगे फादर ऑफ, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको पता होना चाहिए, एडम स्मिथ। डिफिकल्ट पूछेंगे तो कोई बात नहीं भाई। अगर अगर ऑन द स्केल ऑफ 100 आपको क्वेश्चन 10 लेवल तक आ रहे हैं ना, तो हम आपको तैयारी 100 तक कराते हैं, ताकि पेपर डिफिकल्ट आए, पेपर इजी आए, पेपर जैसा मर्जी आए, हमें कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने तैयारी यहां तक की है। तो पेपर अगर नॉर्मली 10 लेवल तक आ रहा था और एक एक दिन क्या हुआ 20 तक आ गया, तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हमने तो 100 तक तैयारी की है। अच्छा इजी आ गया तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला, 5 तक आ गया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमने तो तैयारी 100 तक की है। इसलिए हम आपको तैयारी बहुत ज्यादा ही करवाते हैं, जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे कहीं ज्यादा, ताकि एक भी चीज ऐसी ना हो जो मिस आउट हो जाए या फिर आपको लगे कि हमने तैयारी नहीं की। एक छोटी सी बस अपने अपने जहन में एक छोटी सी कोटेशन बिठा लो कि बी रेडी फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट के लिए रेडी रहेंगे तो बाकी सब चीजें दुनिया में जो हो रही है ना, ये लाइफ में हो रही है, वो सब इजी लगती हैं। क्योंकि यार उससे वर्स्ट आपने सोच रखा था, हुआ था उससे थोड़ा सा कम ही, मतलब उससे थोड़ा सा कम ही बुरा हुआ, तो इसलिए आप खुश हैं क्योंकि वर्स्ट नहीं ना हुआ। वर्स्ट के लिए आप रेडी थे अगर वो भी होता तो इसीलिए तैयारी हम आपको बहुत ऊपर तक कराते हैं। आपने बाकी एफर्ट्स देखे भी होंगे, बाकी सब्जेक्ट्स देखे भी होंगे, वो इसीलिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ आप जान चुके हैं।
अब इकोनॉमिक्स को और डेप्थ में जाके समझते हैं। ये बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स की। हमें बस इकोनॉमिक्स को ज़ीरो से समझना है कि एक्चुअली में है क्या। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी चीज़ की एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। अगर आप सोच रहे हैं कि एक चीज़ को मैं एक ही वे में डिफाइन कर सकता हूँ, तो बहुत बड़ी गलती में है। मैं लैपटॉप को अगर सिर्फ इतना कह दूं कि दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कम्युनिकेट, तो ये बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि और हजार चीजें कर सकता है। या फिर इट इज अ मशीन सिर्फ कह दूं विच यूजेस अ बाइनरी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, वो भी गलत है। 100 चीजों में डिफाइन की जा सकती है एक चीजें। वैसे इकोनॉमिक्स की भी एक डेफिनेशन तो हो नहीं सकती, 100 चीजों में डिफाइन की जा सकती है। कुछ मैं लिखवा देता हूँ, कुछ आप लिख लेना। देखिए, पहली हम लिख लेते हैं बिल्कुल बेसिक, क्या? मैनेजमेंट। ठीक है, किसकी मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स। बस सिंपल। कि रिसोर्सेज क्या है, जो मैंने समझाया, जिससे हम काम कर रहे हैं, वो भी समझाऊंगा आगे क्या होता है। और इसे किस वे में लिख सकते हैं? देखिए, बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी तो मैं फिर इकोनॉमिक्स ही कहूंगा ना, कि रिसोर्सेज को मैंने बिल्कुल सही ढंग से यूज किया और सही जगह यूज किया, दैट इज बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो भी इकोनॉमिक्स है भाई। फाइन, सही है। अच्छा, और इसे क्या लिख सकता हूँ? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मतलब ये वर्ड्स ही बदल रहा हूं मैं कुछ ज्यादा। डेफिनेशन वही है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वर्ड्स बदल रहा हूं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी तो इकोनॉमिक्स हुआ। बिल्कुल सही बात। आपने कहा सर, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ढेरों एग्जांपल्स या फिर ढेरों डेफिनेशन में अभी आपको इसी क्लास में बना के दिखा दूंगा। आपको जो बिल्डअप करना है वो है कंसेप्ट, कि एक्चुअली में है क्या। अब अपना प्यारा भारत देश बना लेते हैं। प्लीज मेरी हैंड ड्राइंग पर मत जाना। मैं पहले बड़ा अच्छा इंडिया का मैप बना लेता था, जो मैंने पुरानी क्लासेस में भी बताया। अब मुझसे नहीं बनता। जब मैं तैयारी करता था यूपीएससी की कुछ टाइम, तो बड़ा सही मैप मैं ड्रॉ कर लेता था। अब वो मुझे भूल चुका है। तो अब टूटे फूटे मैप से जो भी मैं बना रहा हूँ, उसी से काम चलाइए। ये है अपना भारत देश, इंडिया। इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब वो गवर्नमेंट की इनकम कह लो। वैसे तो और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट की इनकम के, लेकिन इसको मान लीजिए ये गवर्नमेंट का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, वो है टैक्स। अब ये गवर्नमेंट के लिए क्या हुआ? गवर्नमेंट के लिए रिसोर्स है। मतलब जो भी इनकम है जो टैक्स से आ रही है, वो एक रिसोर्स है गवर्नमेंट के लिए। उसको सही से कलेक्ट करना, उसको सही से यूज करना, उसको सही से यूटिलाइज करना, उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट करना, यही तो इकोनॉमिक्स है। कि उस पैसे को कहाँ यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये पैसा इस पूरे के पूरे भारत देश का है। उस पैसे को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना, बेस्ट वे पॉसिबल वे में यूज करना है, जहां से बिल्कुल कम से कम अपना लॉस हो, कम से कम चीजें जाएं। यही तो इकोनॉमिक्स है। तो अब एक रटी रटाई डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ, अगले पेज पर लिख देता हूँ, जो आपको अक्सर हर जगह मिल जाएगी। विकिपीडिया पर खोलेंगे, वहां पर भी आपको कुछ ऐसी डेफिनेशन मिलेंगी। कोई बात नहीं, हम भी वो लिखेंगे, लेकिन हमने समझ लिया है कि इकोनॉमिक्स होता है क्या। हम भी लिख लेते हैं वो रटी रटाई डेफिनेशन जो हर टीचर कराता है या फिर हर बंदा कराता है। लिखिए, इकोनॉमिक्स इज अ, मैं इट इज लिख लेता हूँ, इट इज अ सोशल साइंस। ठीक है जी। ये एक ऐसी साइंस है, सोशल साइंस ऑफ, किसकी साइंस है? सबसे पहले तो प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज को प्रोड्यूस करना है, सबसे पहले तो ये चीज है, ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। ये डेफिनेशन आगे काम आएगी, मैं इसको दोबारा से रेफर करूंगा, कॉपी पर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन ऑफ किसके? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज से आपको एक टैक्स याद आ रहा है, जीएसटी।
Goods and services tax. So the thing is, what is economics? ये proper definition है. It is a social science of production, distribution and consumption of goods and services. Goods मतलब जो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कोई चीज आपने खरीदी, कोई बेचनी है, आपने, मैं कुछ भी एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने वॉच डाली है, ये गुड्स में आएगा. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस है. टीचिंग, ये सर्विस है. डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, वो सर्विस है. आपके घर में प्लम्बर आ रहे हैं, वो सर्विस है. हाँ, आपको अगर कुछ चीज दी जा रही है, कोई प्रोडक्ट दिया जा रहा है, वो गुड है. गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे गुड्स कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. तो इकोनॉमिक्स बस उसी की स्टडी है कि कैसे उसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कैसे उसे कंज्यूम किया जा रहा है. इसी सोशल साइंस को कहा जाता है सोशल साइंस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लिया हमने इकोनॉमिक्स क्या होता है. अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है रिसोर्सेज. वे रिसोर्सेज को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा डेप्थ में. ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा चुका हूं, लेकिन एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो. तो एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं. आपकी एग्जांपल ले लेता हूं, स्टूडेंट. लाइव एग्जांपल लेता हूं आपकी. आप ये जो क्लास है, ये क्लास देख रहे हैं लर्निंग एज प्लेटफॉर्म पर. ठीक है जी. अब इस क्लास को देखने के लिए या फिर इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आपने क्या क्या रिसोर्सेज का यूज किया, देख लेते हैं. हो सकता है आपके हाथ में एक पेन हो. ज्यादा ही पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पेंसिल हो, क्या पता साथ में, मतलब पेन के साथ पेंसिल हो, फाइन. अगर आप सही अच्छे स्टूडेंट है मेरे, और अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो आप, अगर आप मेरी बात मान रहे हैं, तो हो सकता है एक आपके हाथ में नोटबुक भी हो, रजिस्टर जैसे कह सकते हैं, जिसके ऊपर आप हर चीज नोट कर रहे हैं. अच्छा, अब आप इस क्लास को किसी डिवाइस पर भी देख रहे होंगे. तो डिवाइस वो हो सकता है फोन हो, या लैपटॉप से देख रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं, तो ये भी एक चीज है. अच्छा, ये सब चीजों के अलावा हो सकता है आपके पास कोई और ऐसी भी चीज हो. मैं कुछ भी एक्स वाई जेड चीज और मान लेते हैं कि आपके पास वो भी इस क्लास को देखने के लिए है. ठीक है, तो इन सब चीजों को कलेक्टिवली मैं क्या कहूंगा, रिसोर्सेस. ये जो क्लास है, ये भी तो आपका रिसोर्स ही है ना यार. इन क्लासेस को जो आपको लर्निंग एज प्लेटफॉर्म पर क्लासेस मिल रही हैं, इनको आप बेस्ट यूज कैसे करेंगे, वो भी इकोनॉमिक्स है. बेस्ट यूज करेंगे एडमिशन लेने के लिए, सही से पढ़ने के लिए, आगे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, यही तो इकोनॉमिक्स है. तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं. रिसोर्सेज मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, है ना. लैपटॉप, फोन, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही लिखा आपने भूमिका और यांशी कि लैपटॉप हो सकता है, फोन हो सकता है, एक्स वाई जेड चीजें और 100 चीजें हो सकती हैं. यही तो रिसोर्सेज हैं. अब इनकी रटी रटाई डेफिनेशन भी देख लेते हैं भाई. लिख लीजिए अपनी कॉपी पर. दीज आर रिक्वायर्ड सोर्सेज. ये वो रिक्वायर्ड सोर्सेज हैं किसके लिए, टू कंप्लीट द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन या वर्क, किसी भी काम को करने के लिए जो हमें चीजें चाहिए, वही तो रिसोर्सेज हैं. अब ये बहुत तरह के होते हैं भाई. देखिए, ठीक है, बहुत तरह के होते हैं. सबसे पहला लिख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, मतलब जो कुदरत ने खुद दिया है, पहले से प्रोवाइडेड है, कुदरत ने दिया है. ठीक है. अब हमने धरती पर या अपनी कंट्री में, हम मैं अर्थ की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी कंट्री की बात करूंगा, मतलब इंडिया की बात करूंगा. अपने इंडिया में क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज है भाई, बताइए. अपनी इंडिया एक ऐसी ब्लेस्ड कंट्री है जिसमें हर तरह का नेचुरल रिसोर्स है. अपनी कंट्री में एग्जांपल के तौर पे फर्टाइल लैंड है बहुत ज्यादा, रिवर्स भी हैं, ओशंस भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट भी है, बोथ कोल्ड एंड हॉट. कोल्ड डेजर्ट लेह लद्दाख, हॉट डेजर्ट थार डेजर्ट. और क्या नहीं है भाई. साउथ में हर चीज है,
हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट भी है, माउंट एवरेस्ट भी है भाई, मतलब हिमालयस भी हैं, कोई चीज प्लेन्स भी है पंजाब जैसे, मतलब कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं जो अपनी कंट्री में नहीं है। तो इसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो। नेचुरल है तो भाई मैनमेड भी होगा। अब मैनमेड रिसोर्सेज को देख लेते हैं। अब मैनमेड रिसोर्सेज क्या होता है? जो खुद इंसान ने बनाया, मतलब हमने बनाया तो यार ऑफ कोर्स नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प लेकर ही है। अब मैं कह दूं, जैसे मैनमेड की मैं एग्जांपल देता हूँ, मैनमेड की एग्जांपल है मशीनरी गुड्स, कार हो सकता है, मोटर हो सकता है, एक्सवाइजेड चीजें। अब कार बनाने के लिए जो लोहा आया, आयरन आया, एल्यूमिनियम आया, वो आया तो भाई ऑफ कोर्स नेचर से ही है। लेकिन मैनमेड रिसोर्सेज का मतलब होता है जो इंसान ने खुद बनाए बाद में, इन्वेंशन की, डिस्कवरीज की, सब चीजें। कार हो सकता है, मशीनरीज हो सकता है, मोटर हो सकता है, ये जो जिस चीज पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पेन टैबलेट, ये भी एक मैनमेड गुड है। लैपटॉप जिससे आप क्लास देख रहे हैं, फोन से क्लास देख रहे हैं, ये भी एक मैनमेड रिसोर्स है। तो आप मैनमेड रिसोर्स की हेल्प लेकर ही ये क्लास को देख पा रहे हैं, तो वो मैनमेड रिसोर्सेज आ गए। अच्छा, अब और क्या हो सकता है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं भाई, पैसा भी एक रिसोर्स है। बहुत बड़ा रिसोर्स है पैसा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या? जैसे कैपिटल, कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए, पैसे के बिना तो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है। अब हम कोई भी बाहर की एग्जांपल नहीं लेंगे, आपकी खुद की एग्जांपल ही ले लेंगे। आप कल को क्या, आज लर्निंग एज पर आप एनरोल्ड है, तो एक फी पे की होगी आपने लर्निंग एज प्लेटफॉर्म पर, वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया। बाद में ड्यूएलएलबी जाएंगे, डीयू की एक फीस होगी यूनिवर्सिटी की, ईयरली एक फीस होगी, वो आपका फाइनेंशियल रिसोर्स है, क्योंकि उसी फाइनेंशियल रिसोर्स से ही तो आप पढ़ पा रहे हैं ना यार, उसके बिना तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो एक फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया आपका। या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अब लर्निंग एज प्लेटफॉर्म पर इसे एस्टैब्लिश करने के लिए कितना फाइनेंशियल रिसोर्स लगा होगा। इनफैक्ट ये जो मैंने आपको सब बताया, लैपटॉप, ये भी सब गया, तो इसका भी फाइनेंशियल रिसोर्स अब ऐड हो जाता है। तो ये सब चीजें फाइनेंशियल रिसोर्सेज में ही आती हैं। अच्छा, अब फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया, तो अब और देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अब आप कहेंगे सर ह्यूमंस कैसे रिसोर्स हो गए? भाई ह्यूमन कलेक्टिवली भी एक रिसोर्स ही है। आपने सुना एचआर? यार किसी उससे पूछ के देखना जो कॉर्पोरेट फॉर्म में काम करता है, मैंने भी भाई किया है कुछ टाइम, लॉ कंप्लीट होने के बाद मैंने भी कुछ टाइम कॉर्पोरेट फॉर्म में काम किया। एचआरओ की वहां बहुत चलती है। तो एचआर क्या होते हैं? एचआर होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआर का मतलब जो ह्यूमंस को उसके स्किल्स के अकॉर्डिंगली, टैलेंट्स के अकॉर्डिंगली बेस्ट इन अ बेस्ट वे पॉसिबल यूज करे, वो एचआर होते हैं। आपने एमबीए सुना होगा, एमबीए में एचआर एक पर्टिकुलर फील्ड है। अब इसकी एग्जांपल क्या है भाई? स्किल्स, टैलेंट्स। अब कंट्री पर मैं काम बात कर लेता हूँ। एक कंट्री में, जिसमें जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, उसमें कितने लोग हैं, उन सब लोगों में कुछ ना कुछ टैलेंट्स हैं, कुछ ना कुछ स्किल्स हैं। उस टैलेंट को, उन स्किल्स को इन अ बेस्ट वे पॉसिबल यूज करना इज ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमंस कलेक्टिवली भी एक रिसोर्स है। ये तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि उन ह्यूमंस को कैसे यूज किया जा रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाइना। हमारे हमारी पॉपुलेशन में और चाइना की पॉपुलेशन में बहुत कम ही डिफरेंस है, लेकिन चाइना ने उस ह्यूमन रिसोर्स को और बेटर यूज किया है जितना अपनी कंट्री ने यूज किया है। इसीलिए जैसे स्कूल्स बनाने, हॉस्पिटल्स बनाने, ठीक है, एजुकेशन देनी, नॉलेज देनी, वैक्सीनेशन करनी, सब लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ह्यूमंस खुद में भी एक रिसोर्स है। अगर किसी के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट होगा, स्किल होगा, डांसिंग का, सिंगिंग का, तो वो कंट्री को कहाँ लेकर जा सकता है, आप खुद सोचिए। अब कितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, दिलजीत जैसे, एपी ढिल्लों जैसे। अब आप कहेंगे सिद्धू मूसेवाला देख लो, अब सिद्धू मूसेवाला का नाम लिया तो करण औजला देख लो। ये स्किल्स ही तो है, और इन स्किल्स ने कंट्री को कहाँ पहुंचाया, आप खुद सोच लीजिए। चलो ये तो सिंगिंग की बात होगी। एस्ट्रोनॉट्स देख लीजिए,
इसरो में जो साइंटिस्ट हैं उनके अंदर स्किल ही तो है, तभी तो वो इतना कम पैसे में कहाँ कहाँ उन्होंने चंद्रयान पहुंचा दिए। जिस पैसे में एक हॉलीवुड मूवी बनती है उन्होंने वहां तक चंद्रयान पहुंचा दिया। तो ये स्किल ही तो है, और इसी स्किल को कैसे बेस्ट वे में पॉसिबल यूज किया जा सकता है, वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। इसलिए ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, और इन्हीं रिसोर्सेज का बेस्ट मैनेजमेंट इज इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको इकोनॉमिक्स समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और रिसोर्सेज क्या होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो भाई जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन पर, फिर आगे हम बढ़ते हैं। और अगला जो अपना टॉपिक है, हमने जो हेडिंग देनी है, आप देखिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसकी कुछ ब्रांचेस भी होंगी। बिल्कुल होंगी भी, क्यों नहीं होंगी। ब्रांचेस को हिंदी में शायद कहा जाता है शाखाएं। भाई देखो मैं हिंदी में गलत हो सकता हूँ, तो हिंदी प्लीज हिंदी पर मत जाना, लेकिन शायद शाखाएं ही कहते हैं। सो अगला जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं भाई, वैसे ही इकोनॉमिक्स की भी ब्रांचेस होती हैं। तो मैंने कहा इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया अपने बेस्ट रिसोर्सेज को कैसे यूज करता है। इंडिया अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, मैन मेड रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट वे पॉसिबल यूज करता है, वो इकोनॉमिक्स है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं, जैसे कहावत है कि हर चीज जो शुरू होती है वो अपने घर से ही शुरू होती है। जैसे सफाई, सफाई का लोग कहते हैं कि जो सफाई शुरू होनी है देश को साफ करने के लिए, सबसे पहले अपने घर को साफ कीजिए। क्लीनेस, क्लीनिनेस। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स की भी दो ब्रांचेस होती हैं। जो सबसे पहली ब्रांच होती है, घर से शुरू करते हैं क्योंकि हमने कहा कि हर चीज घर से शुरू होगी, तो ये भी घर से शुरू होगी। तो सबसे पहली जो ब्रांच होती है वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंग्लिश वर्ड देखो, कुछ भी समझना हो सबसे पहले उसकी लिटरल ट्रांसलेशन करो। माइक्रो का मतलब स्मॉल, छोटा। जो छोटे लेवल पर इकोनॉमिक्स या फिर मैनेजमेंट की जा रही है रिसोर्सेज की, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब उसको हम थोड़ा सा और टेक्निकल वर्ड दे देते हैं, है तो वही छोटा ही, स्मॉल ही। टेक्निकल वर्ड दूंगा तो कह दूंगा इंडिविजुअल लेवल। जो इंडिविजुअल लेवल पर मैनेजमेंट हो रही है रिसोर्सेज की, उसको मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कह दूंगा। माइक्रो इसलिए क्योंकि छोटे लेवल पर हो रही है भाई। ठीक है ना? अब यही, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तो हो गया छोटे लेवल पर, एक बड़े लेवल पर ऑपोजिट हो जाएगा इसका, उसको मैं मैक्रो कह दूंगा। तो जो बड़े लेवल पर इकोनॉमिक्स या फिर मैनेजमेंट हो रही है, उसको मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कह दूंगा। कोई डिफरेंस आया? गलत तो नहीं हूं ना यार? खुद सोच के देखो, इसमें कुछ गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं, कि भाई छोटे लेवल पर माइक्रो है, बड़े लेवल पर मैक्रो है। दैट्स इट। अब मैक्रो मतलब क्या? मतलब लार्ज। लार्ज मतलब क्या? ये कलेक्टिवली, इसको टेक्निकल टर्म देना है तो टेक्निकल टर्म ठीक है मैं दे देता हूं, कलेक्टिव लेवल पर। कलेक्टिव लेवल पर जो इकोनॉमिक्स हो रही है, मैनेजमेंट हो रही है रिसोर्सेज की, उसको मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कह दूंगा। जो छोटे लेवल पर हो रही है उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कह दूंगा। बस यही दो ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की। अब छोटी सी और एग्जांपल भी देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू शायद आपको और ज्यादा समझ आ जाए। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर इतना कुछ मैनेज हो रहा है, मतलब मैं कंट्रीज के लेवल पे अगर मैं देखूं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी, कि कंट्री टू कंट्री उन सब की मैनेजमेंट देख रही है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैं अपने बिजनेस को, लर्निंग एज प्लेटफॉर्म को कैसे चला रहा हूँ, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उम्मीद करता आपको समझ आ गया अगर डिफरेंस मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? इसके बाद हल्का सा, थोड़ा सा डेप्थ में जाके डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब एग्जामिनर देखिए आपको कैसे पूछ सकता है। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, कुछ चार ऑप्शंस देगा, उसमें से कह देगा कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इस डेफिनेशन कह लो या कुछ लिख लो। स्टडी ऑन इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पर जो स्टडी हो रही है उसको मैं कहूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब एक पर्सन के बारे में, अ पर्सन,
इसके ऊपर कुछ स्टडी हो रही है। एक सिंगल इंडस्ट्री, जैसे मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ, आप कुछ बिजनेस चला रहे हैं, उसकी कुछ इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट देख रहे हैं आप, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, किसी को क्या पता। फर्म की कुछ मैनेजमेंट देख रहे हैं एंड सो ऑन, हजार एग्जांपल्स हो सकती है। लेकिन देखिए इसकी जो टेक्निकल एग्जांपल होती है, अब क्योंकि हम टेक्निकल भी साथ साथ में करना, मैं आपको बेसिक तो क्लियर कर रहा हूँ लेकिन साथ साथ में टेक्निकल भी पढ़ा रहा हूँ। टेक्निकल लेवल पर मतलब इंडस्ट्री के लेवल पर, बिजनेस के लेवल पर, प्रोडक्शन के लेवल पर, डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल हो सकती है। देखिए सबसे पहले डिमांड। डिमांड एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल है। अब डिमांड है तो सप्लाई भी होगी, कि मैंने प्रोडक्ट को, किसी चीज को कैसे, उसकी कितनी डिमांड है और उसे कैसे सप्लाई करना है। ठीक है। अब सप्लाई हो रही है तो प्रोडक्शन भी तो करनी है उसकी। प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी लिख लीजिए कि उस कंपनी की कितनी प्रोडक्शन है। ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पर है कि एक कंपनी के लेवल पर। अच्छा, उस कंपनी का रेवेन्यू कितना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सब चीजें। तो रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी, ये भी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब रेवेन्यू, अब वो जो इंडस्ट्री है वो कुछ ना कुछ बनाती होगी, तो इसको मैं कह दूंगा प्राइस ऑफ कमोडिटी, या प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लिख लेता हूं मैं, कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। ठीक है, प्राइस आ गया तो सेल्स ऑफ अ कंपनी, मेरी कंपनी की सेल कितनी है। ये भी तो माइक्रो इकोनॉमिक है, क्योंकि मैं अपनी ही एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। ये सारा का सारा कलेक्टिवली सब कुछ इंडिविजुअल लेवल पर है, और क्योंकि ये सब कुछ इंडिविजुअल लेवल पर है, इसीलिए इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हल्का सा एक नोट बना लो अपनी कॉपी पर, नीचे लिख देना नोट। नोट में लिखिए प्राइस थ्योरी। जो प्राइस थ्योरी होती है, एक थ्योरी होती है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, याद रखना। अभी से नोट बनवा रहा हूं, आगे जाके आएगा, याद रखना इसे, कि जो प्राइस थ्योरी होती है इकोनॉमिक्स में, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है, मैक्रो का नहीं होती। क्लियर है? यहीं पे नोट करवा दी, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो आएगा ना वो ऐसा सीधा ही आएगा डायरेक्ट। जैसे एग्जांपल्स दे दी जाएंगी, डिमांड, सप्लाई, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड एग्रीगेट डिमांड, विच वन ऑफ दीज इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसका जो आंसर होगा वो एग्रीगेट डिमांड होगी। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना है देखते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो मतलब कलेक्टिव लेवल पर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वो इंडिविजुअल लेवल था, ये कलेक्टिव लेवल है। तो स्टडी ऑन कलेक्टिव या फिर होल, मतलब इकट्ठा लेवल, इसे कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जांपल, एक कंट्री के लेवल पर, सोसाइटी मतलब एक पूरी की पूरी सोसाइटी के लेवल पर, एक कम्युनिटी के लेवल पर, एक स्टेट के लेवल पर, इंडिया, यूएसए, इनके कलेक्टिवली, वो सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। टेक्निकली भी कुछ लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहली एग्जांपल, जैसे वहां पर डिमांड थी, यहां पर आएगा एग्रीगेट डिमांड, मतलब कलेक्टिवली कितनी डिमांड है एक कंट्री में, अपनी कंट्री में। एग्रीगेट डिमांड ऑफ, लेट्स से, वीट कितनी है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अच्छा, अब वहां पर सप्लाई था, यहां पर एग्रीगेट सप्लाई है, कलेक्टिवली सप्लाई कितनी जा रही है इस कंट्री में। ठीक है। अच्छा, तीसरी एग्जांपल आप लिख लीजिए, पर कैपिटा इनकम। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर पर कैपिटा, वैसे मैं बता देता हूं अगर किसी को नहीं पता, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक पर्सन पर पर्सन कितनी इनकम आ रही है।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो फिर पर पर्सन हो गया, इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। नहीं, ये कंट्री लेवल पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जाती है। कैसे की जाती है वो मैं समझाता हूँ। जैसे ही मैं समझाऊंगा आप समझ जाएंगे कि ये माइक्रो नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अभी बस एग्जांपल लिख लीजिए। नेशनल इनकम, ये भी एग्जांपल है किसकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जीडीपी सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और एग्जांपल लिख लेते हैं। पावर्टी, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पर पावर्टी देखी जाएगी कि इंडिया में कितनी पावर्टी है। ठीक है, और एग्जांपल लिख लेते हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, सुना है ये कभी वर्ड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन? कि एक प्रोडक्ट का कितना प्राइस बढ़ गया, कैसे सब चीजें, वो सब ये वो चीजें हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एक कंट्री में कितनी एम्प्लॉयमेंट है एंड कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब कुछ भी यही देखा जाता है। किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, और भी ऐसी हजार चीजें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। ये वो मेजर चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, इसमें भी एक छोटा सा नोट बना लीजिए। ये सब लिखने के बाद एक छोटा सा नोट बना लीजिए। नोट में लिखिए, जैसे वहां पर प्राइस थ्योरी था, यहाँ पर थ्योरी लिखिए, इनकम थ्योरी, एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये दोनों किसका पार्ट है? ये दोनों मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्या क्या बोला मैंने? इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए करा रहा हूं, मिस आउट मत करना। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? माइक्रो मैक्रो सब कर लिया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब वापस आते हैं इसी डेफिनेशन पर, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं वापस आऊंगा इसी डेफिनेशन पर, तो मैं आ चुका हूं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज अ सोशल साइंस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीन वर्ड इंपॉर्टेंट आए हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। इसको रब कर रहा हूं अभी के लिए। और इस डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं, क्या कहना क्या चाहता है। नहीं नहीं, इन्फ्लेक्शन यानी इन्फ्लेक्शन नहीं है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन। INFLATION, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मतलब मैं समझा देता हूँ। यार गोलगप्पे नहीं, गोलगप्पे की एग्जांपल नहीं लूंगा, मोमोज की एग्जांपल ले लेते हैं। कोई टाइम होता था जब मैं पनीर मोमोज 50 रुपए में, बटर पनीर मोमोज खाता था, और वो फुल प्लेट देता था 50 रुपए में, जिसमें मान लेते हैं 10 पीस आते थे पनीर मोमोज के। वेरी गुड। आज यही पनीर मोमोज हैं, वो 80 रुपए के आ रहे हैं, वही 10 पीस। साइज छोटा कर दिया, पनीर भी कम कर दिए। पता नहीं क्या ही पनीर डालता है, वैसे नहीं डालता वो मुझे नहीं पता, और कहाँ से लेके आता है वो भी नहीं मुझे पता, लेकिन जो पहले 50 के देता था वो आजकल 80 के देने लगा। हो सकता है कल को 80 की जगह 100 के देने लग जाए। और पीस कर दे 8। ये प्राइस बढ़ा ना यार, 50 से 80 हुआ, 80 से 100 हुआ। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, और इसको ऑपोजिट डिफ्लेशन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कुछ रह गया और डाउट तो पूछ सकते हैं। तो इसमें तीन वर्ड्स आए। तीन वर्ड्स कौन से आए? एक आया प्रोडक्शन, एक आया डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आया कंजम्पशन। सबसे पहले प्रोडक्शन देख लेते हैं। कोई भी किसी भी चीज में आप डील करोगे तो भाई प्रोड्यूस तो करना ही है ना यार, प्रोडक्शन तो करनी पड़ेगी। किसी चीज को बनाना, प्रोड्यूस करना। प्रोडक्शन किसके द्वारा होगी? बाय प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहा है। खेती की एग्जांपल ले लेते हैं, फार्मिंग की। एक फार्मर बीज को बो रहा है,
क्रॉप को ग्रो कर रहा है, उसने अनाज का बीज बोया और उसने ख्याल रखा, उसे पानी दिया, उसे सब चीजें दी और वो एक क्रॉप फसल बनी। फसल को उसने काटा, फिर उस फसल को वो बेचने गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। मंडी में बेचने गया या एक्स वाई जेड जगह पर बेचने गया, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पैसे के लिए या किसी भी चीज के लिए, जिसे कैश क्रॉप्स कहा जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा? देखिए, एजेंसी, वो एक एजेंसी होगी जिसने पूरा का पूरा खरीदा होगा माल, फिर वो एक डीलर के पास गया, डीलर के बाद वो एक होलसेलर के पास गया, होलसेलर के बाद वो रिटेलर के पास आया। ये दुकानें जो होती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होती है वो प्रोडक्शन में नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में होती है, याद रखना। मैक्सिमम एम्प्लॉयज जो एंगेज्ड होते हैं या फिर जो मैक्सिमम जॉब्स मिलती हैं, जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में होती है, प्रोडक्शन में नहीं होती, याद रखना। तीसरा वर्ड, अगले पेज पर चले जाता हूं। यहीं पर लिख देता हूं। तो तीसरा वर्ड आया, वो क्या है? कंजम्पशन। कंजम्पशन किसके द्वारा की जाती है भाई? कंज्यूमर के द्वारा। ठीक है, कंज्यूमर मतलब हम। अपने पास जो आटा आ रहा है, आशीर्वाद का आटा या कोई भी और आटा जो आप ले रहे हैं, होल व्हीट आटा, ये आटा, सौ आटा, क्या हम उसे बना रहे हैं? नहीं। क्या हमने बीज बोए हैं? नहीं। क्या हमने चक्की में जाके पिसवाया है? नहीं। क्या उसे पैकेजिंग करके, स्टैंडर्ड्स को देख के, साफ करके, सब चीजें करके, क्या हमने कुछ किया है? नहीं। हमने सिर्फ पैसे देकर उसे खरीदा। हम क्या हुए? कंज्यूमर। फार्मर क्या हुआ? प्रोड्यूसर। ये जो कंपनीज हैं जैसे आईटीसी, आईटीसी का ही क्योंकि आटा आता, आशीर्वाद, ये वो क्या हुई? डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही हैं। तो इकोनॉमिक्स बस इसी की स्टडी है। ठीक है, मतलब इन्हीं रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट वे में पॉसिबल में यूज किया जा सकता है, इकोनॉमिक्स इसी की स्टडी है बस। सिंपल। मैं बार बार लाइव एग्जांपल्स देता जा रहा हूं और आप समझते जाना। एक पॉइंट और एक बात बता देता हूं। हमने दो टर्म्स लिखी थी, एक लिखी थी माइक्रो और एक लिखा था मैक्रो। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों ही टर्म्स किसने कॉइन की हैं? लिख लीजिए, रेगनॉर, फ्रिच। ठीक है, ये नॉर्वे के थे एक बंदे, दोनों ही टर्म्स इन्होंने कॉइन की हैं और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं। वैसे तो नोबेल प्राइज जितना मुझे याद है 1901 में शुरू हुआ था पहली बार। ठीक है, मतलब 1901 में पहली बार शुरू हुआ था नोबेल प्राइज देना। लेकिन इकोनॉमिक्स में तब शुरू नहीं हुआ था। इकोनॉमिक्स तब ऐसे डिफरेंट ब्रांच नहीं होती थी। इकोनॉमिक्स का शुरू हुआ 1968 में, कि 1968 में डिसाइड किया गया कि अब से हम नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में भी देंगे। तो तब तो डिसाइड किया गया, इसलिए अगले ही साल 1969 में फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला। किसमें? इकोनॉमिक्स में। और किसे मिला? एक तो ये हो गए जो रैगनॉर है। ठीक है, रैगनॉर, पूरा ही नाम लिख देता हूं, रैगनॉर, फ्रिश। ठीक है, नॉर्वे के थे। दूसरे पर्सन जिन्हें पहला पुरस्कार मिला इकोनॉमिक्स में, उनका नाम लिख लीजिए, जैन। इसको कुछ लोग जॉन जॉन भी कह देते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन इसका नाम तो जैन है, इनका नाम जैन इन बर्गन। ठीक है, जो कि डच के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? डच के। ये बर्गन शायद यहाँ पर ई भी हो सकता है, इसको कंफर्म कर लेना। जी ओ एन की जगह शायद जी ई एन है, इसको आप कंफर्म कर लेना। सो ये दो पर्सन्स हैं जिनको पहला नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में। अब आप कहेंगे सर तो फिर इंडिया वालों का क्या हाल है इन सब में? भाई इंडिया वालों को भी मिला, चिंता ना कीजिए। इंडिया वालों को भी मिला, 2 साल मिला।
सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में वो मिला 1998 में। अगला जो मिला वो मिला रिसेंटली 2019 में। किस क्या नाम है बंदों का उन लिखिए। पहला है अमर्त्य सेन, ये एक मेल पर्सन है, इनको फीमेल मत समझा जाए। और दूसरे हैं अभिजीत बैनर्जी। ये दो पर्सन हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला इंडिया के। ये वो इंडिया के लोग हैं, इंडिया को भी पीछे नहीं है, इंडिया के लोगों को भी नोबेल पीस प्राइज मिल रहा, पीस प्राइज कह दिया, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिल रहा है। ये दो पर्सन है जिन्हें मिला। क्लियर है? यहां तक उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर होगा। 7 बजने वाले हैं, लेकिन हम बस एक छोटा सा और चीज जो है, कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करके फिर इस क्लास को सम अप कर देंगे। किसी को डाउट हो पूछ सकता है। एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। आपको शायद पता होगा लेकिन मेरे मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स के। तभी मैं इमारत बना पाऊँगा ना, क्योंकि नींव अगर स्ट्रांग होगी तभी मैं इमारत बना पाऊँगा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी या फैक्टर एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? ठीक है? एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने एयरलाइंस में या एरोप्लेन्स देखे होंगे। एरोप्लेन्स में 2 क्लासेस होती हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं सीट्स की। स्टार लोग ट्रैवल करते हैं बिजनेस क्लास में, ठीक है? और ये बहुत कॉस्टली होती है। नॉर्मल लोग ट्रैवल करते हैं इकोनॉमी में, इसे इकोनॉमी क्लास कहा जाता है। ट्रेन्स में भी ऐसे ही होता है भाई, ठीक है? मतलब वहां पर बिजनेस क्लास तो नहीं होता, लेकिन ऐसे डिफ्रेंसिएशन होती है। अब ये किस बेसिस पर डिवाइडेड है भाई? सीधी सी बात है, मनी बाई पर, मतलब पैसे पर। इकोनॉमी क्लास जो होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, बिजनेस क्लास काफी महंगी होती है। सो जो सब भी चीजें जो पैसे से रिलेटेड हों उसे कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो देंगे, देखिए इस क्लास में एग्जाम्पल आपको जरूर मिलेगी। जैसे सर्विसेज, एक इंजीनियर आपसे कोई सर्विस, आपको कोई सर्विस दे रहा है, वो आपसे चार्ज कर रहा है। इंजीनियर क्यों यार? हेयर कटर सैलून में जाते हैं, फीमेल्स के सैलून में या मेल्स के, जो भी। एक हेयर कट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 100 रुपये लेता है। फीमेल्स का तो चलो 300 मान लेता हूँ। उसने क्या आपको क्या सर्विस दी? बाल काटे, उसका आपने पैसा दिया। तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं भाई वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती हैं। फार्मिंग एग्जाम्पल हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस तो है ही है। लेबर, किसी से आप काम करवा रहे हैं उसे पैसे तो देंगे ना यार। ये सब जो एग्जांपल्स हैं, ये किसकी एग्जांपल है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी देख लेते हैं। इसका ऑपोजिट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? या फैक्टर, जो मर्जी क्या लीजिए, एक एक्टिविटी फैक्टर जो पैसे से रिलेटेड नहीं है। सिंपल, जहां पर पैसा नहीं रोल प्ले कर रहा, पैसा नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एग्जांपल देख लेते हैं भाई। सोशल वर्क, आप कुछ आप आज गए जुहू बीच पर। पता नहीं कोई बच्चा अपने साथ बॉम्बे से कोई एनरोल्ड है या नहीं है, लेकिन अगर एनरोल्ड है तो वो ये बात समझ पाएगा। आज गए जुहू बीच पर, साफ करना शुरू हो गए, घर आ गए, क्या मिला? सिर्फ सेटिस्फेक्शन। पैसा मिला? नहीं मिला। तो वो सोशल वर्क है भाई, उसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो कि करना चाहिए। आई रियली इनकरेज एंड मोटिवेट यू, और मैं आपको रियली एडवाइस करूंगा कि भाई सोशल वर्क जरूर करो। जो अंदर सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो कहीं मैच नहीं करने वाले। किसी बच्चे को पकड़ लो जो पढ़ नहीं सकता, या किसी रीजन के कारण, पैसे के कारण वो पढ़ नहीं सकता, उसे पढ़ा दो, फ्री में पढ़ाओ, ये सोशल वर्क हुआ। कल्चरल वर्क, ठीक है?
रिलीजियस वर्क, अब आप सोचेंगे सर नहीं, रिलीजियस में तो आज पैसे ही पैसा है, ये तो सब कुछ पैसे ही हो चुका है। ठीक है, उसे बना दिया गया, लेकिन अगर कोई आपको रिलीजन की या किसी और चीज की फ्री में, विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनीथिंग आपको कुछ दे रहा है, आपको समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो वो ऑफ कोर्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आएगा। और भी बहुत सारी है, हाउस वाइफ देख लो, और हाउस हस्बैंड भी, वाइफ है तो वही हस्बैंड भी होते हैं। कियन का देखिए, समझ आ जाएगा। हाउस वाइफ, हाउस हस्बैंड, ये सब जो चीजें हैं, ये किसकी एग्जांपल हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये क्लास हम यहीं तक रखेंगे। किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, मैं 1 मिनट के लिए वेट करूंगा कि अगर आपका कुछ डाउट रह गया हो, कुछ समझ ना आया हो, आप पूछ सकते हैं। कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कर सकते हैं। नहीं समझ आया, दोबारा से किसी कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करवाना चाहते हैं मुझसे, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो जो भी कहेंगे मैं कर दूंगा। 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ, फिर इस क्लास को हम एंड कर देंगे। कल से ये क्लास रेगुलर होगी। पहले ही काफी लॉस हो चुका है, तो कल से क्लास रेगुलर होगी। और अब ये क्लासेस इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा चलने नहीं वाली, मतलब बहुत कोई क्लासेस नहीं होंगी इसकी। पूरा सिलेबस आपको मोर देन सफिशिएंट कराया जाएगा, लेकिन वो कम क्लासेस में ही हो जाता है। बहुत क्लासेस नहीं लगती, ऐसा नहीं है कि 50 क्लास हो जाएंगी, 30 नहीं है, उससे कम ही क्लासेस होंगी। बाकी अगर कोई जिससे किस क्लास को कोई वो मेरी डोमेन नहीं है यांशी, वो मेरी डोमेन नहीं है। होती तो वही करा देता है, लेकिन वो मुझे नहीं ज्यादा पल्ले पड़ता। कंफ्यूज्ड इन नंबर्स, तभी तो लॉ में आए। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन देख रहा हूँ कि कोई डाउट्स है नहीं आपके। कल की क्लास में मिलते हैं। बैच 2.0 से जो देख रहा है वो सुबह मिलेंगे हम कंप्यूटर की क्लास में 11 बजे, और जो बैच फर्स्ट बैच से देख रहा है वो उसकी तो ये जीएस की क्लासेस चल ही रही। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, कल मिलते हैं।